गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज के इस क्लास में व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। आज व्यंजन संधि हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग स्वर देख चुके थे, उसमें प्रकृति भाव हम लोग का लास्ट संधि थी। अभी जो है आपका हम शुरू कर रहे हैं व्यंजन संधि। इसमें सीबीएसई बोर्ड के जो क्लास 9 में जो सिलेबस है वो मेरे हाथ में है, अभी आपके मेरे हाथ में। अभी आपको ये इसी को मैंने लिखा है कि व्यंजन संधि में जो पढ़ना है आपको वो है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। ये आपका सिलेबस है। यहाँ ध्यान देंगे तो वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, ये पहला है। और दूसरा इसमें है व्यंजन संधि में जो क्लास 9 सीबीएसई में जो पढ़ना है वो है म स्थाने अनुस्वारः। म स्थाने अनुस्वारः ये केवल सीबीएसई में ही नहीं है बल्कि और भी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जितने सारे विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में भी ये यही सिलेबस लगभग चलता है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ बढ़ा हुआ होता है और कहीं कहीं कुछ घटा हुआ होता है, लेकिन ओवरऑल वही होता है। तो ये क्लास 9 में अभी जो ये व्यंजन संधि आपको पढ़ना है सीबीएसई वालों को, तो इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। कह रहा है कि ये जो सिलेबस आपका बता रहा है, कहता है कि वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। कहता है कि हर एक वर्ग का, वर्गीय मतलब हर एक वर्ग का, जैसे कवर्ग हो गया, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, ये सभी। कहता हर एक वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो जो है तृतीय वर्ण में उसका परिवर्तन हो जाए। यदि उदाहरण देखें तो ज़्यादा हमें क्लियर होगा। जैसे कि वाक जोड़ ईसह, वाक जोड़ ईसह, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये जैसे प्रथम वर्ण है, इस प्रथम वर्ण का कहता है कि ये जो है अपने तृतीय वर्ण में प्रयुक्त हो जाए, बदल जाए। क जो है तो क का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा? क ख ग। हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग, नहीं च छ ज झ य। तो इस तरह से तो यहाँ भी क प्रथम वर्ण है। तो ये जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो कहता है कि क किस में बदल जाए? अपने तृतीय वर्ण में, अर्थात ग में। तो ये कब होगा, किस स्थिति में होगा, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग इसकी सूत्र की चर्चा करते हैं कि आखिर होता कैसे है। ऐसे रट लेना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन हमें लगता है कि इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं उसको बताऊं, आप ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैंने शुरू में ही जब क्लास मैंने वर्णों को पढ़ाना जब मैंने शुरू किया था तो उस समय आप यदि मेरे उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उस समय मैंने माहेश्वर सूत्र की काफ़ी जोर शोर से मैंने चर्चा की थी। तो वही माहेश्वर सूत्र आज मैंने फिर से दोबारा यहाँ लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि हर जगह हर सूत्र में इसकी आवश्यकता महसूस होगी, और यदि आप इसे याद नहीं करते हैं तो आगे आपको परेशानी भी होगी। इसलिए मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि इसे आप जरूर याद कर लें ताकि आपको हर सूत्र को समझने में सहूलियत हो। तो यहाँ जो प्रथम वर्ग का जो तृतीय वर्ण में है, इसके लिए जो सूत्र आता है वो है झलाम जशवंते। ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है झलाम जशवंते, झलाम जशवंते, ये सूत्र है। झलाम झल, कहते हैं कि झल को जस हो जाए, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा, इसमें झल में षष्ठी विभक्ति लगी है ना। तो झलाम मूल शब्द इसका हो गया झल, है ना। झल किससे बदल जाए? जस, ये है जस, और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा अंते। झल जस अंते। झल वही प्रत्याहार है जो आप ऊपर माहेश्वर सूत्र में आप देखेंगे तो देखिए झल में क्या क्या आता है। झ कहाँ है? यहाँ है, झभे का, है ना। यहाँ से अयुन रील रिक ए ओंग ऐ औ छय वरट लन यमंग ननम झभे घट दस जबगट दस खप छठ थचटतो कपय ससर हल। तो यहाँ झ है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ झ है, झभे का झ। तो यहाँ से लेके लौ हलन तक ये झल प्रत्याहार बन गया। तो झल के अंतर्गत आपको क्या आ गया? झ भ, मतलब हर एक वर्ग का आप यदि ध्यान से देखें तो हर एक वर्ग का जो प्रथम वर्ण है
द्वितीय वर्ण है, तृतीय वर्ण है और जो चतुर्थ वर्ण है, और प्लस जो उष्ण वर्ण कहलाता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इसको हम लोग उष्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हर एक वर्ग का प्रथम वर्ण से लेकर चतुर्थ वर्ण तक, प्लस जो है आपका उष्ण वर्ण जितने आते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को उष्ण वर्ण कहते हैं, और य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। चूंकि वर्ण की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं तो उसमें ये सारी चीजें आई हैं। तो इसमें कहता है कि इन सभी वर्णों को हम लोग झल कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हर एक वर्ग का जो पहला से लेकर चतुर्थ वर्ण और उष्ण वर्ण के बाद ये कहता है इन सभी को क्या हो जाए, जस हो जाए। जस में क्या क्या आता है, देखिए जस में आप यहाँ ध्यान दीजिए तो यहाँ है ज और यहाँ है तालव्य श, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ज और श मिलकर जस बन गया। मतलब ज, ब, ग, ड, द, हर एक वर्ग का देखिएगा तृतीय वर्ण यहाँ है। ज हो गया चवर्ग का, ब हो गया पवर्ग का तृतीय वर्ण, ग हो गया कवर्ग का तृतीय वर्ण, उस प्रकार से ड हो गया टवर्ग का तृतीय वर्ण और द हो गया तवर्ग का तवर्ग। तो हर एक वर्ग का देखिएगा यहाँ पर तृतीय वर्ण है, तो इसी को जस कहा गया। तो कहता है कि झल को जस हो जाए कब, जब झल पदांत में हो, अंते झल का विशेषण बनेगा, है ना। कहता है यदि कोई पदांत मतलब पद के अंत में यदि झल वर्ण हो तो वो जो है उसके बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण आता है तब वो किस में बदल जाएगा, वो अपने से तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने उस समय जो उदाहरण देखा था, अब तो हमें लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। झल में आपको आ गया वर्ग का, है ना, वर्ग का कौन कौन, प्रथम, द्वितीय, फिर है तृतीय, चतुर्थ, प्लस क्या है, उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण में है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये सभी यदि पदांत होना चाहिए, ये सभी क्या होना चाहिए, पदांत होना चाहिए, मतलब पद के अंत में होना चाहिए, तब ये जो है बदल जाएगा किसमें, ये इसकी संधि यदि हम पदांत होने पर तथा तो बाद में कोई व्यंजन या स्वर्ण वर्ण होने पर झल जो है, झल वर्ण तृतीय वर्ण में अपने, है ना, झल वर्ण अपने तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, अपने तृतीय वर्ण में बदलेगा। जैसे वाक जोड़ ईशा, यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, था वाक जोड़ ईशा, है ना, वाक जोड़ ईशा। यहाँ देखिए वर्गों का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, क, जो कि झल वर्ण के अंतर्गत आता है। देखिए झल है ना, झ से लेकर ल तक को झल कहा गया। मतलब झ और ल के बीच में जितने सारे वर्ण आ गए वो सभी के सभी झल कहलाए। और जो जो वर्ण आए हैं उसकी चर्चा मैंने कर दी है कि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय। आप देखिए कि जो भी माहेश्वर सूत्र लिखा गया है, आपने ध्यान दिया होगा पहले कि सबको बड़ा ही वैज्ञानिक तरीके से अरेंज किया गया है। शुरू में अ से लेके च तक में सारा स्वर वर्ण आ गया है, टोटल सिर्फ स्वर की चर्चा है। देखिएगा 13 का 13 संस्कृत के जो स्वर वर्ण होते हैं वो हैं। फिर यहाँ से आपको यहाँ उष्ण वर्ण हो गया, यहाँ आपको जो है वो अंतस्थ वर्ण की चर्चा है। यहाँ देखिए केवल द्वितीय, हर एक वर्ग का जो दूसरा वर्ण है, वर्ग का जो दूसरा वर्ण है उसको अरेंज किया गया है एक जगह, ख,
कवर का ख, फिर उसके बाद पवर का फ, सब दूसरा है एक जगह। इसके बाद फिर टोटल पहला, हर एक वर्ग का जो पहला वर्ण है वो एक जगह रखा गया है ना। इस प्रकार से तीसरा जबगढ़ 10, देखिए यहाँ पर टोटल एक जगह तीसरा वर्ण रखा गया है। उस प्रकार से यहाँ केवल चतुर्थ वर्ण रखा गया है। तो सारे को बड़ा ही वैज्ञानिक तरीके से अरेंज किया गया है, इसलिए इसी को फिर आधार मान करके सारा पाणिनि का सूत्र लिखा गया। तो यहाँ भी इसलिए इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो हर एक जगह जो सूत्र में जो प्रत्याहार वाला जो वर्ण आता है उसको समझने में काफ़ी आसानी होती है। अब जैसे कि देखिए हमको झल के लिए कितना लिखना पड़ा, वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये इतना। तो इस बात को आप सिर्फ हम झल कह दिए तो आप समझ गए, मतलब यहाँ से झ लिए और यहाँ से ल लिए, तो झ और ल के बीच में क्या क्या है, भ, यहाँ ढ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, ये सारा देख रहे हैं ना, यहाँ तक ल के पहले तक ह तक सारा का सारा आपको झल वर्ण में आ गया। तो सिर्फ हमने 2 वर्ड कहा और यहाँ इतना सारी चीज़ों को जो है इसी 2 वर्ड में हमने समाहित कर दिया, उसी के अंतर्गत आ गया। तो ये हमें फायदा होता है इसको याद रखने से। तो यहाँ देखिए जैसे यही वर्ग का प्रथम वर्ण है ही जो झल के अंतर्गत आता है, तो कहता है कि झल किसमें बदले, जस में बदल जाएगा, अपने से तृतीय वर्ण में। लेकिन कब बदलेगा, कहते यदि कोई बाद में स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो, तो उस स्थिति में ये किस वर्ण में बदलेगा, ये क जो बदल जाएगा वो किस में बदल जाएगा, ग में। चूंकि क हलंत है तो ग हलंत भी हो जाएगा, ठीक है ना, ग हलंत भी हो जाएगा। आप सबको देखिए, अब ये हो गया वा, क बदल गया ग में, और ये हो गया ईसा, इधर हो गया ईसा। आप ध्यान दीजिएगा कि व्यंजन संधि जो नाम पड़ा है इसको हम लोग हलंत संधि भी कहते हैं। इसका कारण क्या है कि जब भी हम 2 वर्णों के बीच में संधि करते हैं तो 2 वर्ण कैसे होने चाहिए, एक तो एक व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो सकता है या फिर व्यंजन के साथ हो सकता है। तो व्यंजन जो है हमेशा अपने आप में वो स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं होता है। स्वर को हम लोग चूंकि अपने उच्चारण के लिए फिर उसमें हम लोग स्वर को लगाते हैं, उसकी मात्राएं उसमें हम लोग लगाते हैं अलग से स्वर वर्ण। तब यहाँ जो है क्या हुआ, फिर वा ग ईश, सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, वागीश, ये बन गया वागीश। तो चूंकि यहाँ देखिएगा कि हलंत लगा हुआ है, इसीलिए व्यंजन संधि को हम लोग हलंत संधि भी कहते हैं। जो हमारी बात अभी छूट गई थी उसी को मैं पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि व्यंजन संधि का दूसरा नाम जो है हलंत संधि भी है। हलंत संधि इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जब भी इसके साथ देखिएगा मेल होगा तो प्लस के पहले वो हलंत वर्ण ही रहेगा, सब में हलंत लगा हुआ रहेगा, केवल व्यंजन ही रहेगा, इसमें कोई भी स्वर लगा हुआ नहीं होता है। और इसका जब भी संधि होगी तो किसी न किसी स्वर या व्यंजन के साथ होती है, इसलिए इसके हम लोग व्यंजन संधि इसका नामकरण दिए हैं। इसी प्रकार जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखिएगा कि प्लस के चिन्ह के पहले जो है जो भी वर्ण होगा उसमें विसर्ग लगा हुआ होगा, और उसी विसर्ग के लिए को जो है फिर हम परिवर्तित करते चलते हैं अलग अलग रूपों में। तो यहाँ भी वही बात है। तो यहाँ आपने जो पढ़ा था कि प्रथम वर्ग का जो प्रथम वर्ण है उसको तृतीय वर्ण में कैसे परिवर्तन करते हैं, ये जस्त संधि के अंतर्गत आता है। इसी को हम लोग जस्त संधि भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि ये फॉर्मूले के साथ आपने इसको देखा तो हमें लगता है कि आपको ज़्यादा स्पष्ट हो गया होगा। मैंने इसको लिख भी दिया, वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह मतलब उष्ण वर्ण पदांत होने पर, मतलब ये पद के अंत में होना चाहिए, इसी को पदांत कहा। मतलब वाक एक पद हुआ, ठीक है ना, वर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा। पद कहने से मतलब पदांत मतलब पद के अंत में। तो पद कहने का मतलब आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि जिसमें सुप और तिंग प्रत्यय लगा हुआ हो। सुप प्रत्यय मतलब हो या शब्द रूप के साथ लगने वाला जो प्रत्यय होता है, और तिंग मतलब जो धातु रूप के साथ लगने वाला जो प्रत्यय होता है, जैसे कि सु, जस, अमोर, षष्टाभ्याम, भीष, ये सारा शब्द रूप के साथ लगता है। जैसे राम के साथ सु लग के रामः बनता है, उसी प्रकार से तिप लग करके तिंग प्रत्यय लग करके पठती बनता, पट से तिंग लग करके पठती बनता है। तो इस तरह से अलग अलग जो है उसके प्रत्यय लगते हैं, धातु में अलग, शब्द रूप में अलग, तो उसको हम लोग पद कहते हैं। तो यहाँ वाक भी एक पद है, और चूंकि पद के अंत वाला जो है वर्ण है वो कैसा है, प्रथम वर्ण है। तो यहाँ प्रथम वर्ण भी हो सकता था, द्वितीय भी हो सकता था, तृतीय भी हो सकता था, चतुर्थ भी हो सकता है ना। फिर भी जो है ये जब भी लेकिन बाद में भी और कोई भी व्यंजन हो या स्वर हो तो उस स्थिति में ये प्रथम वर्ण जो है वो अपने से तृतीय वर्ण में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो तृतीय वर्ण चेंज होने के बाद ये बन जाएगा वागीश।
प्लस के इस तरफ सारा व्यंजन वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अधर भी आपका हो सकता है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, इसको यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हो गया है, हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसे हम लोग अब हटा सकते हैं। क्योंकि एक हमने उदाहरण देखा, इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, जिसको कि फिर हम लोग जब बनाएंगे, इसका जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। तो प्रथम वर्ण और प्रथम वर्ण के बाद हर एक वर्गों का द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम या जो उष्ण वर्ण है वो सब बाद में हो, तो इस स्थिति में हम लोग प्रथम वर्ण को हम लोग तृतीय वर्ण में बदल सकते हैं। प्लस के उधर भी ये वर्ग आपको रहेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और जो ये तालब समूर्धन दंत सह। ठीक है, तो कहता है कि झल को यही जस हो जाए यदि पदांत प्रथम वर्ण रहे तो। क्लियर है? अब इसे हम हटाते हैं इस सूत्र को। अब दूसरा है आपका, इसके बाद व्यंजन संधि में दूसरा हम देखते हैं, तो दूसरा है म स्थाने अनुस्वारः। म स्थाने अनुस्वारः। सीबीएसई ने काफ़ी कम कर दिया है ना, म के स्थान में अनुस्वार हो। ये व्यंजन संधि में आपका दूसरा है, म के स्थान पर अनुस्वार हो। आपके ये सिलेबस है, सिलेबस में जो दिया हुआ है 9 के सीबीएसई में, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं फिलहाल। तो इसमें जो आपने देखा, कहते हैं म के स्थान पर अनुस्वार होना, इसके लिए सूत्र आता है मोनुस्वारः। यही लिखते हैं मोनु, यहाँ पौ दे दीजिएगा, मोनुस्वारः। थोड़ा जगह की कमी है, तो मोनुस्वारः कहता मो अनुस्वारः, ये सूत्र है, पाणिनीय सूत्र है व्याकरण का। अर्थात इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा मह, यहीं पर तोड़ते हैं, हो जाएगा मह जोड़ अनुस्वारः, अनुस्वारः, मह जोड़ अनुस्वारः। इसमें षष्ठी लगी, कहता इसमें षष्ठी व्यक्ति लगी म के, तो कहता है कि मह अनुस्वार, कहता मो का क्या हो जाए, मह का क्या हो जाए, म का अनुस्वार हो जाए। ठीक है, कहता है कि म के स्थान पर अनुस्वार हो, ये मनुस्वारः सूत्र के अनुसार। इसका हम लोग एक उदाहरण देखें तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। इसे कहता है कि हरिम वंदे, हरिम वंदे, हरि को वंदना है, प्रणाम है। ठीक है, हरिम वंदे। यहाँ पर देखिएगा, ये जो अनुस्वार हुआ है, ये अनुस्वार इसी सूत्र से हुआ है। कहता है कि किसी भी पहले वाले पद में यदि बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण हो और इधर म हो, इसको यदि दूसरे रूपों में देखा जाए तो ऐसे हम देख सकते हैं, हरिम वंदे। ये जो म हलंत हुआ है, ये जो म हलंत देख रहे हैं, ये कहता है म को क्या हो जाए, अनुस्वार हो जाए। इस चूंकि ये क्या है, ये विच्छेद पद है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा, अब चाहे तो आप दे भी सकते हैं, लेकिन ये विच्छेद पद ऐसे भी हम लोग जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो लिखते हैं। तो हरिम वंदे ये विच्छेद पद है, जब संधि करते हैं तो म हलंत जो है ये अनुस्वार में बदल जाएगा। तो कहता है कि ये म हलंत अनुस्वार में कब बदलेगा, कहता यदि म हलंत के बाद कोई भी बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण हो तभी बदलेगा। यदि कोई स्वर वर्ण रहता है तो फिर जो है ये म हलंत आपको संधि के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, वो अनुस्वार में नहीं बदलेगा, यहाँ पर फिर वो संजोग में बदल जाएगा। फिर वहाँ संधि नहीं होगी, वहाँ संजोग हो जाएगा। संजोग कहने का मतलब कि इसमें यदि कोई स्वर रहेगा तो म में प्रवेश करके म पूरा बन जाएगा वो, तो फिर उसको हम लोग इसलिए, और ऐसा विधान भी है कि यदि बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण होता है तो हम लोग इस म हलंत को हम कभी भी
यदि कोई स्वर वर्ण बाद में होता है तो कभी भी इस म हलंत को हम लोग अनुस्वार में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। म हलंत को अनुस्वार में परिवर्तित तभी कर सकते हैं जब कोई न कोई इस प्लस चिन्ह के बाद या संधि पद के बाद व्यंजन वर्ण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ चाहे तो आप प्लस का चिन्ह दे सकते हैं, हरिम बंदे। जब संधि करेंगे तो हो जाएगा हरिम बंदे। ठीक है, इस प्रकार से और भी बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, आप बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण इसमें आप देख सकते हैं, सत्यम वद, है ना, सत्य बोलो। यहाँ देखिए सत्यम पद है, इसका बाद वद है। जब संधि करेंगे ये दोनों विच्छेद पद है, तो जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत्यम वद। जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में देखना इस तरह से ये बातें हर जगह जो वाक्य है, जो लाइन है वो आते रहता है, सत्यम वद धर्मम चर, नहीं। तो वहाँ भी हम लोग इसलिए कहते हैं कि पहले व्याकरण को जानना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसी व्याकरण के आधार पर हमारा भाषा का जो विशाल अट्टालिका है वो उसी पर अवस्थित है। यदि हमें स्पेशली यदि बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में हर एक वाक्य में जो है वो व्याकरण का एक एक उसमें भाग जुड़ा हुआ होता है, एक एक पद उसका जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको पदों को हम लोग तोड़ करके उसके भाषा को हम लोग समझते हैं, आसान बनाते हैं। तो यहाँ भी वही है, अनुस्वार देख लिए, म हलंत को हमने अनुस्वार में कब बदला, जब बाद में कोई व्यंजन वर्ण था तब। यदि यहाँ पर कोई व्यंजन वर्ण नहीं होता, यदि यहाँ पर कोई स्वर वर्ण होता तो ये अनुस्वार में नहीं बदलता। स्पष्ट है, यही है मोनुस्वार व्यंजन संधि में। तो ये आपके 9 में जो फिलहाल हमें पढ़ना है, क्लास 9 का CBSE का जो सिलेबस है, व्यंजन संधि में यही आपको 2 सूत्र दिए गए हैं। इन्हीं दोनों सूत्रों की व्याख्या है, उदाहरण है। तो एग्जामिनेशन में आपको इसी से व्यंजन संधि में 2 रहेंगे और फिर एक जो है आपको फिर विसर्ग से उसमें रहेगा। तो फिर विसर्ग को भी हम लोग अब आगे देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग इसको यहीं रोकते हैं। थैंक यू।